So let's start our 15th lecture of heat. Today's date is 31st Jan. और आज हम चैप्टर को खत्म करेंगे. ज्यादा टॉपिक नहीं है अपना, हार्डली 15 to 20 मिनट्स का टॉपिक है हमारा. इजी टॉपिक है. लास्ट क्लास में हमने डेरिवेशन कर लिया था उसका. तो हम लोग आज एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं जो लास्ट डे के दो बड़े टॉपिक्स जिसमें हमने क्वेश्चन भी कर दिया था. ठीक है, वो क्या था? वो था, पहला था स्टीफेंस लॉ. स्टीफेंस लॉ में हमने क्या क्या बात किया था समझने की कोशिश करते हैं बच्चों. हमने बोला था कि मान लीजिए कोई बॉडी है जिसका सरफेस एरिया जो है वो कितना है, ए है. ठीक. और एक बॉडी का एमिसिविटी कुछ ई है. ठीक. हमने माना था कि बॉडी का टेम्परेचर कुछ टी नॉट है, कुछ टी है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है मान लेते हैं कुछ टी नॉट है, और इसका बॉडी का टी मान लेते हैं, बॉडी का टी मान लेते हैं. हमने कुछ बेसिक चीजें मानी. तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि अगर हम जाएं स्टीफेंस लॉ का स्टेटमेंट देखने के लिए जाएं, तो स्टीफेंस लॉ का स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि रेट ऑफ रेडिएशन यानी dq by dt, रेट ऑफ रेडिएशन यानी dq by dt इज इक्वल टू a e सिग्मा और t टू द पावर 4. इसको कहते हैं रेट ऑफ रेडिएशन, या कह सकते हैं रेट ऑफ एमिशन. क्लियर? तो हमने प्रीवियस लॉ में पढ़ा था कि एक बॉडी में एक साथ दो प्रोसेस होता है. बॉडी हीट को रेडिएट भी करता है और हीट को एब्जॉर्ब भी करता है. तो हम लोग पहले देखते हैं रेट ऑफ रेडिएशन. तो याद रखना कि रेडिएशन डिपेंड करता है टेम्परेचर टी पे, यानी बॉडी के टेम्परेचर पे. तो बॉडी का टेम्परेचर कितना है? टी है. तो अगर हमको लिखना हो रेट ऑफ रेडिएशन या रेट ऑफ एमिशन, रेट ऑफ रेडिएशन या रेट ऑफ एमिशन निकालना हो तो dq by dt इक्वल्स होगा एरिया एमिसिविटी इनटू स्टीफेंस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर टू द पावर 4. ये लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं. आगे बढ़ते हैं. रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन. अगर बात कोई बॉडी कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो डिपेंड करता है सराउंडिंग के टेम्परेचर पे. तो अगर मैं बोलूं कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना होगा, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहेंगे हम लोग ए ई सिग्मा टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर टू दी पावर 4. यानी कोई बॉडी कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा वो डिपेंड करेगा सराउंडिंग के टेम्परेचर पे. कोई बॉडी कितना हीट रेडिएट करेगा वो डिपेंड करेगा बॉडी के खुद के टेम्परेचर पे. क्लियर? तो अब बॉडी में एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ हो रहा है. तो हम लोग नेट रेट ऑफ हीट फ्लो कितना कह सकते हैं? अगर मैं बोलूं कि नेट रेट ऑफ हीट फ्लो, अगर देखो नेट, अगर मैं बात करूं नेट रेट ऑफ हीट फ्लो की अगर, तो हम क्या लिख सकते हैं? Just give me a second. dq by dt is equal to a e sigma t to the power 4 minus t naught to the power 4. यह है नेट रेट ऑफ हीट लॉस. क्लियर है? और इसी से आता है अगर हीट कोई बॉडी लूज करेगा तो उसका टेम्परेचर भी फॉल करेगा. तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर को कहते हैं रेट ऑफ कूलिंग. dt by dt होता है ए ई सिग्मा by ms t to the power 4 minus t naught to the power 4. ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्टीफेंस लॉ. अब बच्चों हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में अगर बोलूं तो ये एक लिमिटेड केस है. ये हर जगह यूज नहीं होता है. ये सिर्फ वहीं यूज होगा जहां सराउंडिंग और बॉडी के बीच में बहुत कम डिफरेंस है. यानी अगर मैं बोलूं ये तभी लगेगा जब टी नॉट यानी टेम्परेचर ऑफ बॉडी और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग बहुत ही क्लोज हो, या हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस हो वो एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ बॉडी से काफी कम हो. फॉर एग्जांपल एक 49 डिग्री हो, दूसरा 50 डिग्री हो, तो इसमें टेम्परेचर डिफरेंस क्या है? बहुत ही कम है. इस तरह के केसेस के लिए ही सिर्फ न्यूटन्स लॉ वैलिड है. बड़े टेम्परेचर डिफरेंस के लिए न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्टीफेंस लॉ ही लगेगा. इस बात का ध्यान रखिए, दोनों लॉ का क्लैरिटी देख लीजिए. स्टीफेंस लॉ इज अ यूनिवर्सल लॉ, लेकिन न्यूटन्स लॉ जो है वो स्टीफेंस लॉ से ही का एक छोटा सा पार्ट है. और न्यूटन्स लॉ क्या कहता है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए. ठीक है? तो इस केस में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमने क्या पढ़ा था? हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ा था कि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर बॉडी का कह सकते हो रेट ऑफ कूलिंग. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में क्या निकलता है? रेट ऑफ कूलिंग
that dt by dt is equal to minus times a e, या अगर मैं सीधा सीधा लिखूं माइनस टाइम्स कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। यानी इसका कंक्लूजन यही था कि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। बच्चों याद करो आखिरी क्लास का आखिरी पार्ट, क्या हमने ये प्रूव नहीं किया था क्या कि किस कौन सी कोई बॉडी कितनी तेजी से टेम्परेचर फॉल होगा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग्स। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इसी स्टेटमेंट को कहते हैं। तो बच्चों गौर से देखो, अगर मान लो, अगर एग्जांपल लो कि मान लीजिए आपके बॉडी आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर है टी नॉट, मान लीजिए आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर है टी नॉट, ये कह सकते हैं सराउंडिंग टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर मान लेते हैं। और मान लेते हैं कि कोई बॉडी का T1 जो है, कोई बॉडी का T1 जो है वो है इनिशियल टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं जो क्वेश्चन में कन्वर्ट होगा, इनिशियल टेम्परेचर है। और मान लेते हैं कोई बॉडी अगर कूल डाउन हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो टेम्परेचर T2 क्या हो गया, उसका फाइनल टेम्परेचर हो गया, फाइनल टेम्परेचर। तो ये सवाल पूछेगा आपसे कि कितने देर में वो T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर में फॉल करेगा। तो आपके पास सिर्फ एक लॉ यहां काम आएगा, वो कौन सा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है समझने की कोशिश करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि dt, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस k टाइम्स डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। क्लियर है? अब यहां को थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मान लेते हैं कि dt बाई dt, dt बाई dt कितना है, तो dt बाई dt कह सकते हो डेल्टा t, यानी टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हो गया, T2 माइनस T1 हो गया। dt मतलब क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, बाई स्मॉल dt क्या हो गया, टाइम टेकन। क्लियर है? dt बाई dt यानी रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, टोटल चेंज इन टेम्परेचर बाई टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू माइनस k टाइम्स टी एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बॉडी का एवरेज टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। आपके मन में सवाल उठता है कि एवरेज टेम्परेचर कितना होगा, एवरेज टेम्परेचर बॉडी का कितना होगा, इनिशियली T1 था, फाइनली क्या हो गया, T2 हो गया, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, मीडियन। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा फाइनल फॉर्मूला जो बनता है, मेरा जो फाइनल फॉर्मूला बनता है किसी भी बॉडी में टेम्परेचर फॉल निकालने के लिए, वो क्या बनता है, T2 माइनस T1, यानी टेम्परेचर फॉल बाई T इज इक्वल टू माइनस K टाइम्स T एवरेज टेम्परेचर माइनस T नॉट, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ कूलिंग। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आपको ये लगेगा कि खाली यही फॉर्मूला पे इस टॉपिक से 90% क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग लिखना शुरू करोगे। आपकी कॉपी में यहां तक लिखा हुआ है, आई होप कि आप इसके नीचे लिखोगे, यानी फॉर्मूले के नीचे लिखना शुरू करोगे। लिखिए, एक बार लिखिए, नहीं समझ में आएगा दोबारा समझाऊंगा मैं दोबारा समझाऊंगा प्रॉपर डायग्राम के साथ, एक बार आप लिख लो अच्छे से। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में जो सबसे बड़ी चीज ध्यान रखनी है कि जो बॉडी और सराउंडिंग के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको स्टीफेंस लॉ ही लगाना पड़ेगा।
के कोई कांस्टेंट है शांस के कोई कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है और वो उसका वैल्यू आपको अपने आप मिल जाएगा एक रिलेशनशिप में। स्लाइड थोड़ा ऊपर करो। श्रेयांश नेचर ऑफ, सोचो श्रेयांश याद करो के का वैल्यू क्या आया था लास्ट क्लास में। क्या आपको के का वैल्यू जो आया था, अगर इसमें मैं के की वैल्यू देखूं तो क्या आया था, क्या 4 इंटू ए इंटू ई इंटू सिग्मा, बोलिए, टी नॉट टू दी पावर क्यूब बाई एम एस, क्या ये नहीं आया था? क्या चेक करो किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है के क्या सराउंडिंग टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है? क्या फोर एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा, एमिसिविटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, स्टीफेंस कांस्टेंट, मास, स्पेसिफिक हीट, बोलिए क्लियर है क्या? इन सब चीजों पे डिपेंड कर रहा है। लास्ट क्लास का डेरिवेशन एक बार देख लीजिए आप। हिमांशु ने हैंड रेज किया, हिमांशु मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको, पूछिए। गुड हिमांशु। सर वहाँ पे आप न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के नीचे जो सेकंड लाइन लिखे वो क्या लिखे हैं? ठीक है, ठीक है सर। अंजलि आपने आपने सवाल पूछा है कि सर न्यूटन्स लॉ और ये स्टीफेंस लॉ के बीच का डिफरेंस क्या है। अंजलि मैं जब एक ही एग्जांपल में दोनों समझाने की कोशिश करता हूं, आपने जो सवाल पूछा है बच्चों, जल्द आई होप सबने लिख लिया होगा। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं, जल्दी से आप लिख लो, फिर मैं इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करूंगा, क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, एक एक ही साथ में समझाऊंगा पूरी तरह कंक्लूड करके। देखा जाए बच्चों, आस्था मैं बताता हूं। तान्या ने हैंड रेज किया, तान्या गो अहेड, पूछिए। गलती से बता बच्चों, एक बार एक काम करो, एक बार समझ लो, पहले कहानी पूरी तरह समझ लो एक बार, फिर देखते हैं। बच्चों मान लीजिए ना एक बॉडी है, ठीक, कोई बॉडी मान लो कि हमारा अभी 60 डिग्री सेल्सियस पे है, अंदाजा लो, ठीक है, या मैं ऐसा बोल लो कि 6000 डिग्री सेल्सियस पे है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कुछ 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। रखोगे ऑब्वियसली क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर फॉल करेगा। ये तो बहुत बेसिक सी बात है, उस बॉडी का टेम्परेचर क्या करने लगेगा, फॉल करने लगेगा, फॉल करेगा, कूलिंग होगा। अब आपको कोई सवाल पूछ दे कि किस कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो आप गौर से देखो तो यहाँ पे बॉडी और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस क्या बहुत ज्यादा नहीं है क्या? 6000 और 20, बोलिए क्या टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है क्या? अगर आपको चेक करना है तो आप ऐसे देखो कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 5980। तो इस केस में हमारा फर्ज बनता है कि हम यहां पे इग्नोर नहीं कर सकते, इसीलिए यहां पे हम स्टीफेंस लॉ लगाएंगे। यहां पे क्या लगेगा, स्टीफेंस लॉ, ठीक। कोई रेंज नहीं है श्रेयांश, एक क्वेश्चन में क्लैरिटी मिल जाएगी, तो बहुत हाई होगा तो बहुत लो होगा, क्लियर है। अब इसके लिए हमको कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो सिंपल सी बात है, dt बाई dt, dt बाई dt, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू ae sigma by ms, ae sigma by ms, t to the power 4 minus t naught to the power 4. But believe me इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन तो आना है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से। अब मैं आपको बच्चों एक और एग्जांपल लेता हूं, एक बॉडी है जो मान लीजिए कि आपका 60 डिग्री सेल्सियस पे है,
और सराउंडिंग टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर है बच्चों? 60 डिग्री सेल्सियस पे सराउंडिंग 20। बच्चों क्या अभी टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है क्या? क्या आप ऐसा नहीं कह सकते हो क्या कि अभी टेम्परेचर डिफरेंस आपका बहुत ही कम है? इस केस में आप कौन सा लगाओगे? आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। कोई दिक्कत है बच्चों? क्या क्या दोनों, अंजलि आपको ये समझ में आया कि दोनों लॉ में डिफरेंस क्या, कौन सा लॉ कब लगाएंगे? पहला पॉइंट, इज इट क्लियर? पहला पॉइंट ये क्या लगाएंगे भी आते हैं। श्रेयांश लास्ट डे जब पढ़ा रहा था तो डेरिवेशन समझो श्रेयांश। क्या लास्ट डे में अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस हमारे सराउंडिंग टेम्परेचर कंपेरेबल होगा, बहुत छोटा अगर कंपेरेबल होगा तो हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे, और इग्नोर नहीं करेंगे तो न्यूटन लॉ कैसे लगेगा? क्लियर है? अब न्यूटन लॉ लगाने का मतलब क्या है? इग्नोर होना चाहिए। तो टेम्परेचर न्यूटन लॉ में, न्यूटन लॉ का खासियत है कि टेम्परेचर बहुत क्लोज होना चाहिए। खैर बच्चों आगे देखते हैं। अब हम थोड़ा आगे देखने की कोशिश करते हैं। आगे जब देखते हैं तो हमको क्या दिखता है यहाँ पे, जरा आप गौर से देखो। तो मैं मान लो अब ये टेम्परेचर फॉल करेगा और फॉल करके 60 डिग्री से 40 डिग्री चला गया, और मान लो कि ये 4 सेकंड में चला गया। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए 4 सेकंड में ऐसा हुआ। ठीक है हर्ष, ऐसा कोई अंदाजा लगाने को मैं नहीं कह रहा हूं, आपको बॉडी का टेम्परेचर से कंपेयर करना होगा आपको। ठीक है 40 50 10 5, आपको सारा का सारा रेंज 20 30 डिग्री के रेंज में ही रहेगा आपको। ठीक है तो आपको क्लियर होगा कि आपसे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ही आ रहा है। ठीक है क्वेश्चन में आपको स्टीफन लॉ लगाना होगा तो बहुत सी चीजें देनी पड़ेंगी उसको, उसको ए ई सिग्मा एम एस सब देना पड़ेगा उसको। वो आपको क्वेश्चन देख के क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है अभी क्वेश्चन दूंगा, आप देखना, मैं आपको खुला ऑप्शन दूंगा, आप स्टीफन लगाओ या न्यूटन लॉ लगाओ, आप खुद एनालाइज कर लो कि कौन सा लॉ लगाएंगे। ठीक तो अब मैं कह रहा हूं कि 60 टू 40 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर का फॉल हुआ। मान लो कोई भी बॉडी, गर्म बॉडी रखेंगे एयर में तो ठंडा होगा, टेम्परेचर क्या करेगा? फॉल करेगा। मान लिया कि 4 सेकंड में फॉल किया, मान लिया कि 4 सेकंड में टेम्परेचर का फॉल हुआ, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? तो मैं पहले बोलूंगा कि रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है? रेट ऑफ कूलिंग होता है फॉल इन टेम्परेचर, फॉल इन टेम्परेचर डेल्टा टी बाई टाइम टेकन, यही है रेट ऑफ कूलिंग। तो क्या लिखोगे? 60 40 में क्या हो गया? चेंज कितना हो गया? -20 बाई टाइम कितना हो गया? 4, कितना हो गया? -5। क्लियर है? यानी हमने क्या निकाल लिया? ये वाला पार्ट हमने निकाल लिया। मैं समझा रहा हूं बस कभी। क्लियर है? अब दूसरा पार्ट क्या है? आपको भी पता है कि डेल्टा टी बाई टी यानी रेट ऑफ कूलिंग जो होता है इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स टी एवरेज माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर टी नॉट। क्लियर है? अब गौर से मुझे बताओ बच्चों कि 60 से 40 जा रहा है, आप बताओ इसका एवरेज टेम्परेचर कितना होगा? 60 से 40 जाने पे एवरेज टेम्परेचर क्या 50 नहीं होगा क्या? तो क्या मैं नहीं लिखता हूं कि डेल्टा टी बाई टी का वैल्यू -5 है, इक्वल्स टू माइनस के है, एवरेज टेम्परेचर कितना हो गया? 50। बॉडी का एवरेज टेम्परेचर हो गया 50 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 20। तो माइनस माइनस गया, क्या हम के का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्या? 5 इक्वल्स टू 50 के इंटू 50 माइनस 20 कितना हो गया? 30। तो के का वैल्यू कितना आ गया? 1/6। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि क्वेश्चन कैसे यूज करेंगे। 2 क्वेश्चन दूंगा अभी। मेरा जो पॉइंट था, क्लियर कट फॉर्मूला वो ये था, rate of fall of temperature must be equal to minus k times t average into surrounding temperature। क्लियर है? इतना ही कंक्लूजन मैं लेकर के आगे बढ़ूंगा बच्चों, इतना ही कंक्लूजन लेके आगे बढ़ूंगा। यहां पे हम लोग की डेल्टा टी बाई टाइम टेकन इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स एवरेज टेम्परेचर माइनस टी नॉट। लेट्स सी आप इसको कैसे लगा पाते। एक क्वेश्चन मुझे शायद बताना पड़ जाए शुरू थोड़ी देर के लिए, लेकिन दूसरे क्वेश्चन आप खुद एक्सपर्ट हो जाओगे। बच्चों देखो गौर से, आई वुड लाइक कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ बढ़ो। देखो कहां से कहां टेम्परेचर का फॉल हो रहा है, क्या केसेस देना है, यू विल गेट एवरी आंसर यू वांट।
बिल्कुल सही मंतशा, 2 केस लेंगे। आप बना लो 1-2 क्वेश्चन, इसके बाद इससे आसान टॉपिक आपको नहीं लगेगा कोई भी। स्टीफेंस लॉ स्टिल रिक्वायर कैलकुलेशन, लेकिन न्यूटन्स लॉ में कैलकुलेशन से भी बच्चा हो गया। दो केसेस हैं, 60 to 50 और दूसरा है 50 to 42। तो हम 2 केसेस लेंगे। टेम्परेचर फॉल, सराउंडिंग टेम्परेचर देख लो कितना है, वही निकालना है अपने को। Still waiting for answers बच्चों। ओके बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे। 60 to 50 जा रहा है तो एवरेज टेम्परेचर बीच का क्या होगा, 55, और 50 से 42 जा रहा है तो एवरेज टेम्परेचर होगा 46। इतना तो पता है, सराउंडिंग टेम्परेचर थोड़े ना बदल जाएगा। फ्रिज खोल दोगे तो थोड़े ना बर्फबारी शुरू हो जाएगी। सराउंडिंग टेम्परेचर वोंट चेंज, सराउंडिंग टेम्परेचर वोंट रिमेन सेम। सही बात है ना। सराउंडिंग टेम्परेचर विल नॉट डिपेंड। हमारे पास 2-3 आंसर है। एक तो अंजलि का आंसर बी, मृगांक ने भी कहा है बी, लेकिन ईशा ने कहा है 60 डिग्री सेल्सियस, जो है ही नहीं ऑप्शन। ईशा तो, ईशा 60 हो ही नहीं सकता। मंतशा सिंह 13। तो हमारे पास 4 लोगों ने आंसर कहा है, चारों का आंसर बी आया है अभी तक। गौर से देखो, केस 1 60 से 50 और केस 2 50 से 42, दोनों केस में 10 मिनट लग रहा है। एवरेज टाइम 55 है और 46 है एवरेज टेम्परेचर। तो मैं तो सीधा सीधा ऐसे लिखूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा, चेंज इन टेम्परेचर। मेरा तो सीधा सीधा फंडा है, चेंज फॉर्मूला लिखते हैं, चेंज इन टेम्परेचर बाय टाइम टेकन इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी एवरेज माइनस टी नॉट। लगाया जाए, क्या आ रहा है, हिसाब किताब लगाते हैं थोड़ा सा इसका भी। तो डेल्टा टी बाई टी कितना होगा, 60 माइनस कितना हो जाएगा 50, सॉरी ये माइनस 10 हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। तो भाई टाइम कितना हो रहा है, 10 मिनट्स हो रहा है, इज इक्वल टू, मिनट में रहने देता हूँ, माइनस के है, एवरेज 55, 55 माइनस कितना हो जाएगा टी नॉट, यानी 10 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो एक बात तो तय हो गई कि के इंटू 55 माइनस टी नॉट इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1।
दिस इज द फर्स्ट पार्ट बच्चों। मृगांक अगर सराउंडिंग हीट गेन करेगा ही, अगर सराउंडिंग हीट करेगा अभी, तो सराउंडिंग को बेसिकली हम क्या मानते हैं कि उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा हमारे हीट लूज और गेन करने से। क्लियर है? तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होगा। एक गलती मृगांक ने जो सोचा है, आई थिंक मैं गलत तो नहीं कह सकता कि उसे सॉल्व ठीक किया है, पर आप 60 से 42 क्यों ना लो। जैसे ही आप लार्जर टेम्परेचर रेंज लोगे वैसे ही एरर का रेंज भी बढ़ जाएगा। तो एरर को कम करना है आपको, तो उसके लिए आप छोटे छोटे रेंजेस लोगे। अब मैं दूसरा केस फिर लेता हूं। मेरा दूसरा केस होगा डेल्टा टी बाई टी इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी एवरेज माइनस टी नॉट। देखते हैं रिया, डेल्टा टी बाई टी फिर से देखते हैं। इस बार 50 से 42 जा रहा है तो माइनस 8 डिग्री सेल्सियस है, मिनट 10 ही है, इक्वल टू माइनस के। इस बार टी एवरेज कितना है 46 माइनस टी नॉट, तो ये माइनस माइनस गया, ये 0.8 हो गया। यानी अब कितना आ रहा है के इंटू 46 माइनस टी नॉट इक्वल्स टू 0.8। हमारे पास कुल दो इक्वेशन आ चुके हैं बच्चों, दो इक्वेशन हमारे पास आ चुका है। दोनों इक्वेशन को लगा दो, डिवाइड कर दो, तो क्या जा रहा है डिवाइड करोगे तो 55 माइनस टी नॉट बाई 46 माइनस टी नॉट इक्वल्स टू 1 बाई 0.8। यानी इसको कह सकते हो आप 5/4। बच्चों अगर गौर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 इंटू आ जाएगा 55 माइनस टी नॉट equals to 5 into 46 minus t naught. Let's solve this. It's कितना होगा 220 minus 4 t naught equals to 230 minus 5 t naught is equal to 5 minus 4 t naught equals to 10 degree Celsius. I hope बच्चों सबको ये क्लियर होगा। I just hope ये सबको समझ में आ रहा होगा। दो केसेस लिया, K का पता नहीं था, के का पता नहीं था तो अननोन बड़े आराम से हम लोग निकाल लेंगे। गौर से देखो, केस वन क्या है, केस वन है 60 टू 50 डिग्री में बॉडी जा रहा है, और दूसरा केस क्या 50 टू 42 जा रहा है। टाइम दोनों का दिया हुआ है, एवरेज टेम्परेचर हम निकाल सकते हैं, दोनों का इनिशियल फाइनल दिया हुआ है। तो डेल्टा टी बाई टी यानी रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी एवरेज माइनस टी नॉट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये समझ जाओगे तो अगला क्वेश्चन भी हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है तो पूछो। आई होप सबको ये समझ में आ रहा होगा। तने ने बोला सर सेकंड कैसे बार समझा दे। तने एक बार गौर से पढ़ना क्वेश्चन को। बोल रहा है कि हॉट वाटर कूल्स फ्रॉम 60 टू 50 इन फर्स्ट 10 सेकंड। 60 टू 50 जा रहा है पहले, 60 टू 50 जा रहा है पहले 10 सेकंड में, और फिर 50 से 42 चला जा रहा है नेक्स्ट 10 सेकंड में। तो दूसरे केस का टेम्परेचर फॉल कहां से लेंगे 50 से 42। टाइम कितना लेंगे 10 मिनट्स। ठीक है, कुछ लोग ये गलती करते हैं कि 60 टू 42 ले लेते हैं 20 मिनट टाइम लेके। ये गलत है। कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेशन बढ़ेगा। क्लियर है? गलत मेथड में हो सकता है कि सही हो, लेकिन ये कैलकुलेशन का एरर बहुत होगा इसमें। तो अब देखते हैं 50 टू 42 है, टाइम क्या है 10 मिनट है मेरा। एवरेज 50 और 42 के 50 से 42 जाएगा बॉडी, तो एवरेज टेम्परेचर बॉडी कितना होगा बीच का 46 होगा। क्लियर है? सब कुछ लिख दिया, फिर फॉर्मूला लगा दिया सीधा सीधा। तानिया तानिया सब कुछ लिखने के बाद लास्ट में हमने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया। बच्चों मैं आपको 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप जल्दी से लिख लो। अगला क्वेश्चन हमारा रेडी है। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एक आसान टॉपिक है, समझ लेना एक बार। जल्दी लिख लिया? बच्चों ये क्वेश्चन करो सब लोग।
श्रेयांश ने कहा है कि सर अगर हीटिंग हुआ तो वैलिड है कि नहीं। श्रेयांश अगर मैं समझ पा रहा हूँ आप कहना चाह रहे हो कि सर अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो वैलिड है कि नहीं, बिल्कुल वैलिड है। अगर टेम्परेचर का राइज होना है तो भी ये इक्वेशन उतना ही सही है, लेकिन फिर से स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए। ट्राई दिस क्वेश्चन बच्चों, सब लोग इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में साफ लिख दिया है कि न्यूटन्स लॉ होल्ड्स गुड। क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा केस लगने वाला है, न्यूटन्स या स्टीफेंस। Everyone try this question. आपको पता है कौन सा केस कैसे केसेस लेने हैं? आस्था, दोनों केस में सराउंडिंग टेम्परेचर सेम ही रहेगा, बिकॉज सराउंडिंग टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग ना। आई गॉट फर्स्ट आंसर फ्रॉम हर्ष। और जल्दी आंसर आना चाहिए सब लोग का, डोंट टेक टू लॉन्ग टाइम। रितु बिल्कुल सही, मंतशा बिल्कुल सही। वी हैव गॉट 3 करेक्ट आंसर्स। गिवन केसेस लिखो, गिवन डेटा लिखना पड़ेगा। मैंने क्या क्या बताया था, सराउंडिंग टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर का चेंज क्या हो रहा है वो निकालना जरूरी है, टाइम पता होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात एवरेज टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो अब अपने को खाली फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है अपने पास, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू माइनस के टी एवरेज माइनस टी नॉट। सब कुछ तो पता है पहले केस में। आपको डेल्टा टी टेम्परेचर का चेंज 60 माइनस 20 बाई टाइम कितना है 7 मिनट्स इक्वल्स टू माइनस के टी एवरेज यानी 50 डिग्री सेल्सियस माइनस टी नॉट। टी नॉट कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कुल मिला के अगर देखें तो माइनस माइनस गया 20/7 इज इक्वल टू के इंटू 40, यानी ये 2 टाइम्स कट जाएगा। तो एक्चुअली आ रहा है के का वैल्यू आ रहा है 1/14।
इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या k का वैल्यू 1/14 आया है? क्या आंसर आंसर बाद में देखेंगे। क्या किसी का k का वैल्यू आया है? क्या आंसर ठीक है? राहुल सही है क्या? राहुल आपका सही, विभांशु आपका भी सही, मृगांक भी सही है, आदित्य भी सही है, सबका सही है। बट व्हाट आई एम आस्किंग, क्या k का वैल्यू 1/14 आया है? क्या अगर आया है मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सही हुआ गलत हुआ आई डोंट माइंड। बच्चों अगर बिल्कुल श्रेयांश डिवाइस कर सकते, श्रेयानिक आपको नहीं आया, चेक करें। सोनिया बिल्कुल सही है। तो आपको पहले केस का सब कुछ जब दिया हुआ है तो डेल्टा t/t तो आ ही जाता। दूसरे केस में देखते हैं, दूसरे केस में देखते हैं। अब फॉर्मूला फिर से लगाना है अपने को, डेल्टा t/t, t इज इक्वल टू माइनस के इंटू एवरेज टेम्परेचर, यानी 34 माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। गौर से देखते हैं, डेल्टा टी हमको पता है इट्स 12, टी का हमको नहीं पता है, ये -12 होगा, टेम्परेचर फॉल कर रहा है। माइनस के का वैल्यू है 1/14 और 34 माइनस 10 कितना है? 24। गौर से देखिए, क्या ये 2 आ रहा है? क्या t इक्वल्स टू खाली 7 मिनट्स आ रहा है क्या बच्चों? बोले बच्चों। हिमांशु ठीक बात है, हिमांशु ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। आप रेशियो लेके बनाए, आपको के निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी, मैं मान लिया। क्या लॉजिकली टाइम 7 मिनट आया है क्या सबको? क्या ये टॉपिक समझ में आया? क्या के निकाल के बना सकते थे, बिना के निकाले बना सकते थे, दोनों तरीका आपके पास था, क्योंकि लॉजिकली आप क्लियर हो तब आप सोच सकते हो कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। इज दिस क्लियर? डन फरदीन, वेरी गुड, हो गया। सोनिया डन। अब बच्चों एक आखिरी सवाल, इस पे एक आखिरी सवाल और चैप्टर चैप्टर समझ। सलोनी सेकंड केस समझ में नहीं आया। सलोनी इस सेकंड केस में ना टाइम नहीं दिया हुआ है, कितना टाइम लगेगा ये पता है हमको सलोनी, कि 40 से भी 28 जा रहे हैं, तो 40 और 28 का एवरेज कितना होगा? खुद देखो ना, 40 से 28 के ठीक बीच में क्या होगा? 34 होगा। 40 + 28/2 कर दो, 68/2 कितना होता है? 34। तो एवरेज निकाल लिया। सराउंडिंग टेम्परेचर 10 डिग्री दिया हुआ है, मैंने फॉर्मूला लगाया डेल्टा t/t इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी एवरेज माइनस टी नॉट। क्लियर है? आई होप सबको क्लियर आ गया होगा बच्चों। 30 सेकेंड्स इफ यू वांट टू नोट एनीथिंग, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे जंप करेंगे, एंड दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर। चलो बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए। इस क्वेश्चन में शायद कुछ नहीं लिखा हो कौन सा लॉ लगाना है, लेकिन क्वेश्चन देख के आपको क्लैरिटी आनी चाहिए कि कौन सा लॉ हम लगाए। एग्जाम में कोई बताता नहीं है कि न्यूटन लॉ लगाना है कि स्टीफेंस लॉ लगाना है। लेट्स सी। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। क्विक रिस्पॉन्स भी चाहिए इस बार। ये आखिरी क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है।
You have got some replies, देखते हैं। मंतश, दो सवाल मेरे पास आए हैं बड़े। एक सवाल है ईशा का। ईशा का सवाल, सर एवरेज टेम्परेचर सेल्सियस में होना चाहिए, क्यों होना चाहिए एवरेज टेम्परेचर, क्या जरूरी है? Why do you want कि टेम्परेचर सेल्सियस में हो? डिफरेंस इन टेम्परेचर तो सेल्सियस हो केल्विन हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्यों? और मंतशा इसमें न्यूटन तो लगेगा कि नहीं, ये मैं सोचने को दे रहा हूं आपको। जस्ट गिव अ थॉट। ये बाकियों से आसानी सवाल होगा ये। ऋतु, एक बंदे का आंसर आ चुका है। ऋतु, राहुल, दो आंसर आए हैं मेरे पास। ऋतु सही है, लुक सही लग रहा है। हिमांशु सही लग रहा है। ये मिनट में है तो मिनट को थोड़ा सेकंड विकेट में चेंज कर लो अगर चाहते हो तो। आंसर सेकंड में तो मैं तो रहूंगा आपकी जगह, तो मैं सेकंड में ही सब कर दूंगा। खैर, केस 1 एंड केस 2। यानी कैसे केस भी आप ले लो, काम करो अपना पूरा का पूरा सॉल्व करो। केस ए जो है वो 365 से डिफरेंस इन टेम्परेचर देख लो कितना कम है, तो 361 आ रहा है। अंजलि बिल्कुल सही है। नहीं सॉल्व, रुका हुआ खुशबू, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस केस लिखूंगा, आप सॉल्व करो खुद से। श्रेयांश गलत है, अमृता ठीक लग रहा है, दिवांशु ठीक है आपका, अमृता ठीक आ गया, सही है, मंतशा ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा, आप सॉल्व करो ना, मैं केसेस दिखा रहा हूँ। जिनको समझने में दिक्कत है वो फिर केसेस तो देखिए कम से कम। केस ए 365 टू 361 है पहला केस। टाइम कितना है अपने पास? टाइम मेरे पास 120 सेकेंड्स। बहुत स्लो कूलिंग चल रही है। अब मेरे पास एक एवरेज टेम्परेचर भी प्रॉब्लम है। एवरेज टेम्परेचर बीच का क्या होगा? 363 केल्विन। खुशबू ने कहा ए होगा, गीतांजलि ने कहा ए होगा 84, अमृता, मृगांक, सबका आंसर आ रहा है। वेरी गुड। बट जो उनसे नहीं हुआ है वो देखे कहां फंस रहे हैं। तो 365 टू 361 टी टेम्परेचर दिया हुआ है, एवरेज टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर भी आपको दिया हुआ है। सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है? 293 केल्विन। वसीम वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब बच्चों बहुत क्लियर है कि डेल्टा टी बाई टी, आस्था वेरी गुड सही है, सलोनी बिल्कुल सही है, डेल्टा टी बाई टी इक्वल्स टू माइनस के टी एवरेज माइनस टी नॉट। बच्चों बड़ा सिंपल सा कहानी है, देखो यहाँ पे मैं तो देखो प्रॉपर तरीके से सॉल्व करूंगा, आपने शॉर्टकट लगाया होगा तो लगाया होगा। मैं तो बड़े सिंपल तरीके से कह रहा हूं यहाँ पे कि आपके पास सब कुछ है। यहाँ पे डेल्टा टी बाई टी है, चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 365 माइनस 361 4 है। और टाइम कितना लग रहा है? टाइम कितना लग रहा है? तो 120 सेकेंड। और टेम्परेचर का चेंज नेगेटिव है, टेम्परेचर फॉल कर रहा है तो नेगेटिव, इस बात का ध्यान रखना, तभी माइनस कटेगा, माइनस के एवरेज टेम्परेचर। एवरेज टेम्परेचर कितना है? 363 माइनस 293, यानी कुल मिला के ये आ रहा है 30, यानी 1/30 इक्वल्स टू के इंटू 70, यानी के का वैल्यू आ रहा है 1/2100। बच्चों क्या आप मेरे से एग्री करते हो क्या? के का वैल्यू मेरे हिसाब से आ रहा है 1/2100। क्लियर है क्या? मेरे को आ रहा है 1/2100 आ रहा है फर्स्ट केस से के का वैल्यू। मुझे पता है कि आप लोगों ने रेशियो निकाल के शायद जल्दी बना लिया होगा, बट मैं उस तरीके से नहीं जा रहा। आगे कैसे बढ़ता हूं? अब मेरा जाना है मुझे 344 से लेकर के 342। मुझे भी पता है कि 344 से 342 जाने के लिए सबसे पहली चीज क्या है कि आपका एवरेज टेम्परेचर कितना हो जाएगा।
एवरेज टेम्परेचर हो जाएगा 343। ठीक, आपका सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है 293। मैं एक काम करता हूं, मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लगाता हूं, डेल्टा टी बाई टी इक्वल्स टू माइनस के टी एवरेज माइनस टी नॉट। डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा टी बाई टी कितना, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है मेरे पास 2 का। टाइम मुझे नहीं पता है, टाइम मुझे नहीं पता, मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ बच्चों, लेकिन समझो जिसको समझने में दिक्कत हुई है। माइनस के का वैल्यू कितना है, माइनस के का वैल्यू कितना है ईशा, ठीक है 1/20 सोचो कि जेई नीट में क्वेश्चन आ गया तो बनना चाहिए। एवरेज टेम्परेचर कितना है मेरे पास 343 माइनस 293। बहुत क्लियर है बच्चों कि ये 50 डिग्री होगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2/t इज इक्वल टू 1/2100 इंटू 50। मैं बहुत सिंपल तरीके से कहूंगा ये 25 होगा, ये 25 84 हो जाएगा। तो t का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 84 सेकेंड। होप आई एम मेकिंग दिस क्लियर बच्चों। क्या एक सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन सब नहीं है क्या? क्या हर क्वेश्चन में एक सेंस ऑफ सिमिलैरिटी है क्या? अगर ये है तो हम एक आखिरी सवाल करके इस टॉपिक को खत्म करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का सफिशिएंट क्वेश्चन हो जाएगा अपना। शुड वी मूव अहेड? क्या सबको ये समझ में आ गया है? मैं आखिरी 30 सेकंड लेता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा और अगले क्वेश्चन में टाइम नहीं दूंगा ज्यादा। At least 21 to 22 people have replied correctly in this question. Let's go. सही है शेयर बच्चों, ये आखिरी सवाल जेई में 2020 का सवाल है ये। मैंने एक ही लिया है क्वेश्चन क्योंकि सब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए एक ही लिया हूं। Good question. बस अननोन क्वांटिटी को आप मानो कुछ, सब लोग खुद से सॉल्व करें।
ईशा ईशा का आंसर आ चुका है, देखते हैं। हमारे पास 2 आंसर आ चुके हैं, ईशा और मृगांका। सिमरन सही है। मैं बस नॉर्मल तरीके से जाने की कोशिश करूंगा, जो मुझे पता है उसका तो यूज करो। रियांशु, विवांशु, विवांशु गड़बड़ है, हर्ष ठीक है। तान्या गड़बड़ है, श्रेयांश ठीक है, मंतशा ठीक है। क्या के का वैल्यू इतना आ रहा है क्या? क्या बच्चों के की वैल्यू आ रही है? क्योंकि यहाँ पे के का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। के का वैल्यू आ जाएगा तो फिर तो आसान है। अब अपने को बहुत क्लियर है, डेल्टा टी बाई टी माइनस के टी एवरेज माइनस टी नॉट। वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। डेल्टा टी बाई टी मतलब 40 से टी जा रहा है, क्या हो जाएगा? टी माइनस 40 बाई टाइम कितने देर में? 5 मिनट में, यानी 300 सेकंड इक्वल्स टू माइनस के का वैल्यू 1/750 टी एवरेज माइनस टी नॉट कितना है? 20। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेना बनता है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो लगभग ये 2 टाइम्स और ये 150 5 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो अपने को बहुत क्लियर है कि 5/2 इक्वल्स टू टी माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस टी एवरेज माइनस 20। फॉर्मूला वसीम ने कहा है 28 डिग्री सेल्सियस। वसीम मुझे डाउट है इस पे। मैं अगर देखो तो 5/2 टी माइनस 20/50 इज इक्वल टू माइनस माइनस अपने साथ है, माइनस टी एवरेज माइनस 20। हम लोग इसको थोड़ा इक्वेशन को बढ़ा देंगे, माइनस साइन को ऑपोजिट साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 5/2 टी इज इक्वल टू, एवरेज देखें तो एवरेज कितना था? 40 से टी गया है तो 40 प्लस टी बाई 2 है, माइनस 20। लेके आते हैं इसको, 100 माइनस 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120। और इधर कितना हो जाएगा? 40 प्लस टी बाई 2 प्लस 5t बाई 2। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 5t प्लस 60, 40 प्लस 60 बाई 2 इज इक्वल टू 120। सॉल्व करते हैं, ये 40/2 20 हो जाएगा, 60 प्लस कितना हो जाएगा? 3t इक्वल्स टू 120। तो 3t इक्वल्स टू आएगा 120 माइनस 20 100, तो t का वैल्यू आएगा 33.33 डिग्री सेल्सियस। सो करेक्ट आंसर वुड बी 33.33 डिग्री सेल्सियस। बच्चों गौर से देखो, लॉजिक वही था,
कहीं लॉजिक में चेंज नहीं आया है, खाली एक टेम्परेचर अननोन पूछ दिया और यहीं पे थोड़ा मेहनत ज्यादा पड़ जाता है। अगर आप गौर से देखो तो रेशियो भी लेते पर इतनी थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ती। क्या होता है, के कैंसिल हो जाता ज्यादा ज्यादा, लेकिन आपको वो कैलकुलेशन वाला मेहनत तो था ही इस क्वेश्चन में। क्या बच्चों सबको समझ में आया क्या? अगर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी आ जाए तो क्या करेंगे? क्योंकि मैंने बेसिक जो अपने 2-3 क्वेश्चन पहले किए वो सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं का पुराना क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा था जो हल्का सा टेम्परेचर निकालने को दिया तो कैलकुलेशन बढ़ गया और यहीं पे आप क्वेश्चन छोड़ देते हो आप। तो बच्चों होपफुली आपको ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पूरा समझ में आ गया होगा और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया। हमारा हीट चैप्टर पूरी तरीके से अब खत्म हो गया। अब हम लोग हीट के बाद शुरू करने वाले हैं केटीजी। नहीं, पहले केटीजी पढ़ेंगे आज। पहले हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, फिर थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। इट वुड टेक एटलीस्ट 6 to 7 days चैप्टर पूरा खत्म होने के लिए। थर्मोडायनामिक्स ज्यादा बड़ा नहीं है हमारे लिए, और केटीजी अगर हम पढ़ लेंगे तो थर्मोडायनामिक्स उसमें आधा का आधा निपट जाएगा। ठीक है, हमारा थर्मोडायनामिक्स बहुत बड़ा नहीं था, हमारा हीट बहुत बड़ा था। तो अब हीट चैप्टर हमारा इसी के साथ पूरा खत्म हो गया अभी। अब हम लोग केटीजी पढ़ेंगे, केटीजी 2 क्लास लगेगा, फिर थर्मोडायनामिक्स में एंटर करेंगे हम। ठीक है, तो बच्चों क्या यहां तक अगर समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे और होमवर्क डिस्कशन पे जाएंगे। इज दिस क्लियर? इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो था थोड़ा सा। श्रेयांश ने पूछा है कि सर केटीजी बिल्कुल थर्मोकेमिस्ट्री वाला, और क्या वही होगा ना? मैं तो थोड़ा शॉर्ट में जाऊंगा केटीजी में, अपने काम की चीज पढ़ाऊंगा और हमारे काम का चीज ज्यादा है नहीं उसमें। 2 चीजें, सीपीसीबी के बारे में जानना, डिग्री ऑफ फ्रीडम समझना, और हमारे लिए वहां पे आएगा गैस के लॉज सारे पढ़ लेना एक बार। इतना ही अपने काम का है। ठीक है, तो बहुत लंबा चैप्टर नहीं जाने वाला हमारे लिए, हमें 1-2 डेरिवेशन उसमें करके सीखना है बस खाली। हो गया बच्चों, आगे बढ़े। बच्चों होमवर्क डिस्कशन के लिए बढ़ते हैं हम, और हम लोग होमवर्क डिस्कशन देखते हैं कितना ज्यादा कर सकते हैं हम लोग आज। ठीक है, आस्था ने हैंड रेज किया। आस्था गो अहेड। सर एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में एग्जांपल दिया, वो समझ में नहीं आ रहा। 2 एग्जांपल, एक पहला एग्जांपल है कि एडिंग मिल्क इन हॉट टी रिड्यूस द रेट ऑफ कूलिंग। एडिंग मिल्क इन हॉट टी रिड्यूसेस द रेट ऑफ कूलिंग। क्या रीजन हो सकता है? मिल्क में जब मान लो एक मिल्क का ग्लास है, समझो एग्जांपल, और उसमें पानी डालोगे तो क्या चेंज सबसे पहले होगा? एक रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला याद है, ए सिग्मा बाई एमएस टी नॉट माइनस टी टू द पावर 4। सराउंडिंग का टेम्परेचर बदला नहीं, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर तुरंत पानी डालने से तो बदलेगा नहीं, सही बात है। तो क्या बदल गया? एरिया बदला क्या ग्लास का? नहीं बदला। क्या एमिसिविटी नहीं बदल जाएगा? क्या मटेरियल बदल जाएगा? तो यस सर। ई बदलेगा क्योंकि प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। क्या स्पेसिफिक हीट नहीं बदल जाएगा क्या, क्योंकि एस होता है उसमें फॉर्मूले में? यस सर। क्या मास नहीं चेंज हो जाएगा क्या? हाँ। ये सब चीजें एंड में चेंज करके रिजल्ट करेंगी कूलिंग के रेट को। क्लियर है क्या? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग होमवर्क डिस्कशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आईसी। बच्चों डाउट होगा हैंड रेज करते चलना, मैं बताता चलूंगा, कोशिश करेंगे आईसी पूरा कवर हो जाए, फिर होमवर्क के बारे में सोचेंगे। आईसी क्वेश्चन नंबर 1, ये आई थिंक अपने एससी और में मिला था शायद क्वेश्चन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 1 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आदित्य ने हैंड रेज किया है। 2 इनर, ठीक है, देखते हैं बच्चों, देखते हैं। 2 में काफी लोगों ने डाउट पूछा। वाटर इज बीइंग केप्ट इन अ फ्लैट बॉटम केटल वेसल ऑन द स्टोव। ठीक है, देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक फ्लैट बॉटम वेसल है, ठीक है, और वेसल कुछ इस तरह का है, और इसके नीचे हमने आग वाग लगा दिया, ठीक है। एरिया जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 300 सेंटीमीटर, 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड थिकनेस जो था, एरिया दिया हुआ है वाटर केप्ट वेसल, एरिया ऑफ द बॉटम इज इतना, और थिकनेस जो था वो कितना था मेरा? 2 मिलीमीटर थिकनेस था, ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड इज 1 ग्राम पर सेकेंड, यानी क्या हो रहा है कि एक सेकेंड में 1 ग्राम स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक। एक सेकेंड में 1 ग्राम स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द बॉटम। बॉटम के इनर और आउटर सरफेस के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। तो ये मान लेते इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? डेल्टा टी है।
तो बच्चों आप खुद समझो कि इस बॉटम को अगर गौर से देखो, मान लो बॉटम को थोड़ा बड़ा करके देखो आप, बॉटम को थोड़ा बड़ा करके देखो आप, तो बॉटम को एक थिक मटेरियल है इसका। बॉटम क्या होता है, अंदर से क्या है, प्लेट है। तो अगर मैं बोलूं कि इसके थ्रू जो हीट का ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, dq by dt कितना होता है, याद करो हम लोग कंडक्शन में तो क्या होता था, dq by dt was equal to k a डेल्टा थीटा अपॉन एल। एरिया दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, के दिया हुआ है, सब कुछ तो दिया हुआ है, तो क्या dq by dt निकल जाएगा क्या? जिन्होंने डाउट पूछा वो देखो, अब dq by dt आपका आ गया। अब आपको ही पता है कि एक सेकंड में कितना हीट चाहिए इसको 1 ग्राम चेंज करने के लिए, तो क्या ये 1 सेकंड में कितना हीट चाहिए, तो क्या नहीं निकाल लोगे, ml। तो क्या एक तरीके से dq by dt अगर देखें यानी रेट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बोले तो क्या कह सकते हैं, क्या m इंटू लैटेंट हीट। बोलिए, क्या हम ये कह सकते हैं कि m इंटू लैटेंट हीट? तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 540 कैलोरी पर ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, तो 540 कैलोरी चाहिए मुझे, 540 कैलोरी चाहिए मुझे 1 सेकंड में। बोलिए बच्चों, मुझे 540 कैलोरी चाहिए 1 सेकंड में हमको चाहिए, तो क्या दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या नहीं डेल्टा थीटा निकल जाएगा? बोलिए आदित्य, आपका डाउट था इसमें। मैं बोल रहा हूं कि इस प्लेट के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होगा उतना ही होगा जितना ये स्टीम में कन्वर्ट कर सकता है। क्या ये क्लियर है? क्या दो चीजें, एक है कि उस सरफेस से कितना हीट आ रहा है और उतना ही हीट क्या कर रहा है 1 सेकंड में एक ग्राम को क्या कर रहा है, वो कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर है? हो जाएगा। आई होप आप दोबारा ट्राई करोगे तो ये बन जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का 2 किसी का डाउट था, 3 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 मैं चाह के भी 3 का सेकंड पार्ट नहीं बता सकता, मुझे फर्स्ट पार्ट बताना पड़ेगा। तो 150 ग्राम ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस मिक्स्ड विद 300 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर? अपना फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर क्या होगा, पहला सवाल है। बच्चों ये फेस चेंज वाला पार्ट है, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी हमें। तो मैं अगर देख रहा हूं कि मेरे पास आइस है, एक है 150 ग्राम आइस है मेरे पास, अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक। और दूसरा मेरे पास क्या है, 300 ग्राम वाटर है, कितने डिग्री पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे। मैं बड़ी सिंपल सी बात करें, प्रोसेस जब शुरू होगा तो दो काम होगा, आइस क्या करेगा, मेल्ट करेगा, और आइस मेल्ट करेगा और जो अपना ये 300 ग्राम वाटर है ये ठंडा होगा। मैं कह रहा हूं कि आइस अपना जब मेल्ट करेगा तो पूरा मेल्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए, m इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो मास मेरे पास कितना है 150 ग्राम और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है 80। तो कुल मिला के अगर मैं बोलूं तो 120 कैलोरी, 12,000 कैलोरी मिलेगा तब पूरा मेल्ट होगा वो। लेकिन 300 ग्राम वाटर को अगर मुझे कन्वर्ट करना है 300 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये इसका टेम्परेचर फॉल करना है, तो कहां तक लेके आते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों को 0 डिग्री पे ही हम लोग काम रखते हैं, इसको 0 डिग्री तक लेके आते हैं। तो इसके लिए हमको हीट कितना चाहिए होगा, ms डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो m कितना है 300 ग्राम, s स्पेसिफिक हीट कितना है 1, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, चेंज इन टेम्परेचर है 50। तो अगर गौर से देखो तो 150 यानी पूरा 15,000 कैलोरी मिलेगा। अगर 15,000 मिलेगा तब जाके ये पूरा जीरो पे आएगा। यानी ऐसा मैं अगर बोलूं कि ये अगर ये 50 से कहीं किसी सर्टेन टेम्परेचर तक ही आया था तब जाके ये पूरा का पूरा क्या हो गया, मेल्ट कर गया 12,000 कैलोरी। ये 12,000 कैलोरी मेल्ट हो गया और मेल्ट होके हमने देखा कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे ये टेम्परेचर पे क्या होगा, एक राइज कर गया। मान लेते हैं कि कहां पे चला गया, किसी सर्टेन टेम्परेचर पे चला गया। यानी जो मेरा आइस है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया 12,000 कैलोरी में, वाटर में, और वाटर फिर क्या हो गया, वाटर का भी टेम्परेचर बढ़ने लगा। तो सवाल उठता है कितना, तो मैं मान लेता हूं कि दो पार्ट है इसका, आइस के दो पार्ट है, एक तो 12,000 कैलोरी पूरे कन्वर्ट हुआ और मान लेते हैं टी टेम्परेचर पे चला गया, तो कितना हो गया m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। यानी मास कितना है मेरे पास 150, एस कितना है 1 और चेंज इन टेम्परेचर कितना है टी। क्लियर है? ये दो इसका पार्ट हुआ। और ये मान लेते हैं कि उसी टेम्परेचर पे आके रुक गया है, तो इसके अंदर हीट का चेंज कितना होगा, m यानी 300, स्पेसिफिक हीट यानी 1, और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा 50
माइनस टी। क्लियर है? चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा 50 माइनस टी। अब गौर से देखते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो एक का क्या होगा, इसका क्या होगा, 12,000 तो पूरा कन्वर्ट होने में लगा और प्लस 150 टी इज इक्वल टू 150 m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। और दूसरा इधर देखें अगर, तो इधर कितना लग रहा है, मास कितना है, 300 इंटू स्पेसिफिक हीट 1 इंटू 50 माइनस टी। क्लियर है? अब गौर से देखते हैं हम लोग, ये 12,000 है मेरा, 12,000 है प्लस 150 टी इक्वल्स टू 15,000 माइनस 15,000 माइनस 300 टी। कैलकुलेशन करते हैं, 300 टी माइनस 450 टी हो जाएगा 450 टी इज इक्वल टू 3,000। तो टी इक्वल्स टू 3,000 बाई 450। गौर से देखिए ये कितना हो जाएगा, 50। ये सॉल्व कर लीजिए इसको, ये मेरा क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि जब भी फेज चेंज होगा, मैंने बताया था फेज चेंज सीधे सीधे नहीं बनेगा, यहाँ आपको पूरा कंडीशन देखना पड़ेगा। इस केस में क्या है कि आइस को पूरा मेल्ट करने के लिए 12,000 कैलोरी चाहिए। आइस जब मेल्ट कर रहा होगा तो इसका टेम्परेचर फॉल हो रहा होगा। तो मैंने बोला कि अच्छा मान लो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा तब कितना हीट चाहिए, हीट रिलीज करेगा, तो 15,000। इसका साफ मतलब है कि पूरा कन्वर्ट नहीं, पूरा जीरो पे नहीं आएगा और ये कहीं बीच के ही टेम्परेचर पे जाकर रुक जाएगा। तो बीच के टेम्परेचर मान लिया है टी, तो इसने कितना हीट लूज किया, 50 से लेकर टी तक, यानी 300 इंटू 1 इंटू 50 माइनस टी। दूसरा पॉइंट है कि दूसरे वाले ने कितना गेन किया, तो पहले पूरा मेल्ट हुआ 12,000 कैलोरी में और फिर थोड़ा सा टेम्परेचर का राइज भी हुआ। ईशा ने पूछा कि सर वाटर के हीट क्यों निकालेंगे 0 डिग्री सेल्सियस जाने में। मैंने बोला है ईशा कि पहले आइस कन्वर्ट होगा। देखो ईशा, ये हिट एंड ट्रायल है ईशा, आपका मैं बात समझ गया। आपने बोला कि सर ये हम 15,000 कैलोरी वाला क्यों मेहनत करें, बिल्कुल जरूरी मेहनत है वो। अगर मान लो, अब खुद सोचो कि अगर ये 15,000 के बजाय 10,000 आ जाता अगर, तो पूरा कंडीशन बदल जाता। आइस को चाहिए 12,000 पूरा मेल्ट करने के लिए और ये 10,000 पूरा ग्राउंड तक आता। मतलब आइस जब मेल्ट ही कर रहा होता तो ये 0 में पहुंच जाता। और जैसे ही दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम गेन हो जाएगा। तो इसीलिए ये निकालना बहुत जरूरी है कि कब वो फेज तक पहुंचता। ठीक है, तो प्रॉपर एनालिसिस करके ही क्वेश्चन बनता। दूसरा क्वेश्चन में अब देखो बच्चों गौर से, अब मैं कह रहा हूं कि 3,000 मैंने ले लिया, तो खुद सोचो बच्चों की 24,000 कैलोरी लगेगी मुझे। मास डबल कर दिया तो 24,000 कैलोरी मुझे यहां तक पहुंचने में लगेगी। लेकिन मेरा ये जो 300 ग्राम है, ये 15,000 कैलोरी पूरा 0 पे आने में लगा देता है। यानी जब पूरा ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा तब ये मेल्ट ही कर रहा होगा और कुछ पार्ट अभी मेल्ट भी नहीं हुआ होगा। बोलिए क्लियर है क्या? यानी पूरे को मेल्ट करने के लिए 24,000 कैलोरी चाहिए होगा, लेकिन ये कितना मिल पाएगा इसको, 15,000 कैलोरी, और इक्विलिब्रियम रुक जाएगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या? मेरी बात समझ में आई क्या? दूसरा केस समझो बच्चों, दूसरा केस में समझा देता हूं। मैं कह रहा हूं कि आइस को पूरा कन्वर्ट होने में लगता है 24,000 कैलोरी। 24,000 कैलोरी, 12 पहले लग रहा था, अभी 24,000 कैलोरी लगेगी। तो 24,000 कैलोरी है और हमारा ये जो वाटर है, ये वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे जब आएगा तब 15,000 कैलोरी रिलीज करेगा। तो इतना रिलीज करने के बाद भी आइस पूरा मेल्ट नहीं हो पाएगा। आइस हमारा पूरा मेल्ट नहीं हो पा रहा है, आइस पार्शियली मेल्ट हो रहा है। मान लेते हैं कि मास कितना मेल्ट हो रहा है, m। तो m इंटू लैटेंट हीट इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 15,000 से ज्यादा हीट दे ही नहीं सकता है हमारा ये बॉडी। तो m नहीं पता मुझे, लैटेंट हीट कितना है 540, कितना हो जाएगा 15000। m कितना हो जाएगा 15,000 बाई 540। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों? क्या ये सबको क्लियर है क्या? सोचना है कि इक्विलिब्रियम कहां जाकर रुकेगा। पहले केस में क्या होगा कि पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने के बाद टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दूसरे केस में क्या चाहिए, पूरा मेल्ट करने के लिए 24,000 कैलोरी चाहिए, तो वो मेल्ट नहीं करेगा। बोलिए क्लियर है क्या? थर्ड का सेकंड पार्ट था अपना क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी 5 4 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों क्या अभी बन जाएगा क्या? बच्चों अब बन जाएगा, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5
मृगांक ने 5 पूछा है, देखते हैं। राहुल ने 5 पूछा है, 5 में डाउट है, देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक बॉडी 100 डिग्री सेल्सियस पे है, दूसरी बॉडी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, दोनों के बीच में एक रॉड लगा दिया है। दोनों के बीच क्या लगा दिया है? रॉड लगा दिया है। जब रॉड लगा देंगे तो बड़ी सिंपल सी बात है कि at what point should along its length should temperature of 200 सेल्सियस मेंटेन। यानी कह रहा है कि कोई ऐसा बीच का पॉइंट लो जहां पे 200 डिग्री सेल्सियस से कनेक्ट कर दो, 200 डिग्री सेल्सियस से कनेक्ट कर दो, such that mass of ice melting equals to mass of steam produced। सेव रहे, यानी मान लीजिए कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है, 100 डिग्री सेल्सियस पे है, उसमें कन्वर्जन होता है मान लीजिए m, और इस पे जो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्टिंग है उसमें कन्वर्जन हो रहा है m, दोनों में। बच्चों गौर से देखो, यहाँ पे बड़ा अच्छा सवाल है ये, ठीक है। मैं अगर इसको ऐसे समझूं तो मैं कहूंगा कि मान लीजिए मेरा एक जगह पे 200 डिग्री सेल्सियस है, 200 डिग्री सेल्सियस है, और पहला वाला एक बॉडी जो है वो 200 डिग्री से कहा जा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और दूसरा कितना है 100 डिग्री सेल्सियस पे। वो कह रहा है कि एक सर्टेन टाइम इंटरवल में दोनों सेम अमाउंट में कन्वर्ट हो रहा है। ये m है और ये m है, इतना तो तय है कि दोनों को हीट मिलना है। बच्चों क्या एग्री करते हो? क्या हीट दोनों को मिलेगा? हीट तो दोनों को मिलेगा, लेकिन अगर मैं बोलूं कि जो हीट होगा m जो अगर मेल्ट करेगा तो टोटल हीट कितना चाहिए होगा इतना करने के लिए? m इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है? 80 इंटू m, और यही इसके लिए m मास के लिए कितना हीट चाहिए होगा? 540 इंटू m। बोलिए बच्चों क्लियर है क्या? 540 m एंड 80 m चाहिए होगा। अब मैं कह रहा हूं कि हीट फ्लो किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इक्वल्स होता है k इंटू एरिया इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा l। क्लियर है? मुझे क्या क्या पता है यहाँ पे? मुझे पता है यहाँ पे, मुझे यहाँ पता है Q1 में K सेम है, मेरा एरिया सेम रहना है। डेल्टा थीटा 200 माइनस 0 के लिए कितना हो जाएगा? 200 बाई L कितना है मेरे पास? पता नहीं, L1। दूसरे केस के लिए देखूं, अगर dq बाई q2 बाई dt बोलूं तो k इंटू a इंटू 100 बाई L2। क्लियर है? दोनों को मैं क्या करता हूं सीधा सीधा कि दोनों केस में जो हीट प्रोड्यूस्ड है वो बिल्कुल क्या है? इक्वल है किसके? पहले केस में किसके इक्वल है? 80 m के, और दूसरे केस में किसके इक्वल है? 540 m के। मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? k कैंसिल, a कैंसिल, 200 बाई 100 कितना हो जाएगा? 2, 200 बाई कितना हो जाएगा? L1 बाई 100 बाई कितना हो जाएगा? L2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80 m बाई कितना हो जाएगा? 540 m। गौर से देखिए बच्चों, अगर नहीं समझ में पूछ लेना तो क्या लिख सकते हैं? 2 बाई L1 इज इक्वल टू 80 बाई 540 यानी 8 बाई 54, यानी कि कितना हो गया? 4, यानी L2 बाई L1 इक्वल्स टू हो गया L2 बाई L1 इक्वल्स टू हो गया 4 बाई 54, यानी कितना हो जाएगा? 2 बाई 27। बच्चों क्या अब लेंथ का रेशियो निकल गया तो ये नहीं निकाल लोगे कहां पे टूटेगा, कहां पे लगाना पड़ेगा आपको? अगर लेंथ का रेशियो निकल जाएगा, मान लीजिए कि एक तरफ का लेंथ आपका 0 डिग्री की तरफ L1 है और इधर लेंथ कितना है? L2 है। एरिया सबका सेम ही है, k सबका सेम ही है, तो बोलिए क्या आप L1 बाई L2 आ गया तो टोटल लेंथ का रेशियो नहीं निकाल लेंगे? टोटल लेंथ दिया हुआ है यहाँ पे, टोटल लेंथ दिया हुआ है 1.5 मीटर। इज दिस क्लियर? हर्ष और मृगांक आपने डाउट पूछा था। हर्ष आपने एक सवाल पूछा था जो मैं मिस कर गया कि लॉग क्यों दिया हुआ है, मैं लास्ट में बताऊंगा उसको। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। राहुल आपने 6 में डाउट पूछा है। राहुल मैं अनम्यूट कर रहा हूं थोड़ा इसके लिए आपको। राहुल अनम्यूट कर दूं? हाँ राहुल आवाज आ रही है मेरी? सर इसमें टेम्परेचर का क्या लेंगे सर? इधर सर राहुल ऐसा बोलो क्या कि यहाँ पे हीट ले लो H, यहाँ हीट ले लो H1 और यहाँ हीट ले लो क्या? H2।
राहुल H इक्वल टू H1 प्लस H2 लिख सकते हो क्या? तो अलग अलग सर करना पड़ेगा सर सबको, हाँ, H1 what H2 सर निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ता है। मैंने बीच का टेम्परेचर T मान लिया है ना, बोलो। अच्छा H बोल अब तो क्या होता है? K याद करो ना, पूरा फॉर्मूला याद है ना, K डेल्टा थीटा बाई L। K डेल्टा थीटा बाई S L हो जाएगा। निकाल लोगे ना? जैसे यहाँ पे क्या लिखोगे पहले वाले में 3K यस सर, लिखो, एरिया आपको पता ही है, डेल्टा टी कितना हो जाएगा 100 माइनस टी हो जाएगा, भाई एल आपको पता ही है, सही बात है। H1 निकाल लोगे ना, H1 ऊपर वाले का कितना है 2K है, एरिया ए है, कितना लिखोगे टी माइनस 50 लिखोगे, भाई क्या लिखोगे एल, प्लस और क्या लिखोगे के इंटू क्या लिखोगे ए लिखोगे, टी माइनस क्या लिखोगे 0, भाई क्या लिखोगे एल। बोलो सही है क्या राहुल? हो जाएगा सर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, क्या ये क्लास में डिस्कस कराया हुआ क्वेश्चन नहीं था क्या? यही क्वेश्चन पूछा था क्या आपने? अमृता, अमृता ने शायद यही सवाल पूछा था। अमृता नॉट देयर, अमृता इज देयर या? हाँ अमृता, यही क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया था शायद, इफ यू रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 1, होमवर्क का भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रियांक 2 में आता है। What will happen if water at 0 degree Celsius kept in a container with open top in a large evacuated chamber? अगर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है तो क्या होगा उसमें फर्क? ठीक, all the water will vaporize, all the water will freeze, part of water will be vaporized and part will be freezed. ठीक है, ice water and water vapor will be formed and reach equilibrium at a triple point. ठीक है बच्चों, यहाँ पे गौर से देखो, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, एक्चुअली अगर देखें तो थोड़ा टेम्परेचर 273.35 डिग्री सेल्सियस पे जनरली तीनों इक्विलिब्रियम में गेन कर सकते थे, आइस वाटर एंड वाटर वेपर तीनों यानी स्टीम। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या होगा कि इसमें कुछ पार्ट ऑफ वाटर जो होगा, कुछ पार्ट ऑफ वाटर वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, कुछ पार्ट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, बिकॉज हीट का फ्लो क्या हो रहा है आपके ओपन चेंबर में, हीट का फ्लो जो हो रहा है वो कहां से हो रहा है, सराउंडिंग से हो रहा है। ठीक, हीट का फ्लो क्या हो रहा है, और बाहर का टेम्परेचर जनरली क्या मान लिया हमने, रूम टेम्परेचर मान लिया है, ऑब्वियसली रूम टेम्परेचर हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें पार्ट विल बी वेपराइज, दूसरा पार्ट इसी का एक्सटेंशन है, कितना पार्ट वेपराइज होगा, इफ द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक, and is eta time the latent heat of freezing point of water 0 degree Celsius. ठीक है, then find the temperature, find the fraction of water that will ultimately freeze. Again देखो, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन रिलेटेड है एक दूसरे के। जब फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया तो पहले में मैंने बोला कि पार्ट विल बी फ्रीज, बोल रहा है कि इफ लैट, देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि जितना हीट रिलीज होगा उतना ही पॉइंट सिस्टम में एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, यानी अगर मैं लिखूं कि m1 इंटू अगर L1 मस्ट बी इक्वल टू m2 इंटू L2, सिंपल सी बात है। बोल रहा है कि लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग इज एट वाटर डिग्री सेल्सियस जो है इज ईटा टाइम, वेपराइजेशन जो है वो ईटा टाइम्स क्या है, फ्रीजिंग है। तो मैं अगर बोलूं कि लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग जो होगा, लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग जो होगा का ईटा टाइम्स होगा लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो मैं अगर मान लो कि मान लीजिए कि m मास जो है वो वेपराइज हो रहा है, और मान लेते हैं कि m मास जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। क्लियर है? तो मैं अगर बोलूंगा कि मास वेपराइज इनटू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल्स टू मास फ्रीज इक्वल्स टू लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, सॉल्व कर लीजिए रेशियो। क्लियर है? आपको मास का रेशियो पूछ रहा है, कितना फ्रैक्शन ऑफ वाटर विल बी फ्रीज आउट, तो मास का रेशियो निकल जाएगा, आपको मास का रेशियो निकल जाएगा, साथ साथ आपको ये भी निकल जाएगा क्योंकि लैटेंट हीट का रेशियो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, हो जाएगा। तो लैटेंट हीट का रेशियो दे दिया है तो मास का रेशियो आप निकाल लीजिए, वही मेरा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है क्या, क्लास का किया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, आदित्य ने हैंड रेज किया है।
वेरिएशन इन डेंसिटी ऑफ वाटर विद टेम्परेचर इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय द इन द कर्व। देखो याद रखना बच्चों, खास बात है ना कि वॉल्यूम का जब वाटर का एक्सपेंशन करते हैं तो याद रखना कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर का वॉल्यूम घटता है और 4 के बाद बढ़ता है। सिंपल से याद रखना, 4 तक बिल्कुल बॉडी जो होता है वो बिल्कुल ऑपोजिट नेचर शो करता है। तो अगर 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर वॉल्यूम घट रहा है तो ऑब्वियसली डेंसिटी बढ़ेगा मेरा, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद डेंसिटी घटेगा। क्लियर है? वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है क्या? तो क्या आप कह सकते हैं क्या कि कौन सा एग्जांपल हो सकता है इसका? ए, बोलिए बच्चों। ये एक एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर होता है। मैंने बताया था शुरुआत में आपको, मैंने आपको बताया था कि दिस इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आई एक्सपेक्ट कि बना लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये पूरी तरह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रियांक देखते हैं, मैं आपको एक दिन और टाइम देता हूं इस पे, कोई दिक्कत नहीं है। 7, 8 would be the last question for today। 8 को आज आखिरी क्वेश्चन आज का रखते हैं। देखते हैं बच्चों, सबने हैंड रेज किया। लेट्स सी। आइस इज केप्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। इन दो कैलोरीमीटर से शायद आप घबराए हो यहाँ पे, क्योंकि आगे के सारे क्वेश्चन में कैलोरीमीटर वर्ड शायद यूज किया गया है। तो आइस इज केप्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस इनसाइड अ कैलोरीमीटर, ठीक है, and then water is added to it. It is such that final temperature of the mixture is 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने दो चीजें, एक तो कैलोरीमीटर है मेरा, कैलोरीमीटर कुछ नहीं, एक वेसल होता है, ठीक, और उसमें क्या डाल दिया हमने? पानी डाल दिया, और पानी के अंदर हमने क्या डाल दिया? हमने आइस डाल दिया। सबको पता है कि कैलोरीमीटर का और इसका दोनों का टेम्परेचर एक ही होगा, ठीक, और आइस का टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक, और मैं बाहर का मान लेता हूँ टेम्परेचर कितना है? T है। क्लियर हो गया? अब कैलोरीमीटर का मास कितना दिया हुआ है? मास ऑफ कैलोरीमीटर कितना दिया हुआ है? 60 ग्राम, ठीक है, और मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस वाटर कितना दिया हुआ है? 460 ग्राम, यानी इसका मास कितना है? 400 ग्राम, ठीक है। अब मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस वाटर प्लस आइस कितना दिया हुआ है? 618। तो हम कह सकते हैं कि 460 में से कितना हो जाएगा? 158 ग्राम आपका ये है, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर आपका कितना है? 38 डिग्री सेल्सियस। बच्चों मैं क्लियर कह रहा हूं यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ पे आपका कैलोरीमीटर और वाटर हीट को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का 5 डिग्री सेल्सियस है, तो कितना लूज करेगा? तो मैं बोलूंगा कि हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट लॉस्ट बाय कैलोरीमीटर और वाटर, ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज देख रहा हूँ कि कैलोरीमीटर लैटेंट हीट और फ्यूजन दिया हुआ, कैलोरीमीटर का मास 60 ग्राम है, मास ऑफ एक सेकंड हैंड रेज किया था क्या किसी ने? नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक दिक्कत है कि हमने, अच्छा एक बात बच्चों याद रखना, हाँ हर्ष ने हैंड रेज किया, गो अहेड हर्ष, बोलिए। यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट तो वाटर लॉस करेगा ना? हीट वाटर और- लूज करेगा, वाटर प्लस कैलोरीमीटर। और सर कैलोरीमीटर एंड आइस गेन करेगा हीट को। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आइस इज केप्ट एट इनसाइड कैलोरीमीटर। अच्छा, क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाटर को आइस को कैलोरीमीटर के अंदर डाला हुआ है, then water is added to it such that the final temperature which is 5 डिग्री सेल्सियस। यानी इसका मतलब आप सही बात है, आप कहना चाह रहे हो कि आइस और कैलोरीमीटर, यानी आइस और कैलोरीमीटर पहले एक जगह पर था, ठीक बात? यस सर, और वाटर ऐड हो रहा है। वाटर ऐड, यानी ये दोनों हीट गेन करेंगे, ठीक है, और Yes, ये क्या sir. होगा? वाटर ये लूज करेगा, सही बात है, यानी खाली वाटर Yes, लूज sir. करेगा। तो मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू फाइनल टेम्परेचर का चेंज कितना हो रहा है? 33 डिग्री सेल्सियस, सही है क्या? सही है। m इंटू s इंटू 33 हो जाएगा, और हीट गेंड कितना होगा? हीट गेंड कितना होगा? तो दो पार्ट है इसका। कैलोरीमीटर को अगर देखोगे तो कैलोरीमीटर का तो क्या होगा? मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर इंटू डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी इसका दिया हुआ है, और प्लस कि अगर मैं आइस का देखूं तो आइस में सबसे पहले पूरा कन्वर्जन होगा, m इंटू क्या होगा? l होगा,
m इंटू क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, प्लस m इंटू s इंटू डेल्टा टी। क्लियर है क्या? क्या आप लोग दोनों पार्ट ले रहे थे इस क्वेश्चन में? क्या मुझे आप बताओ, जितने लोग कैलकुलेशन कर रहे थे, क्या जब हीट गेन्ड बाय आइस ले रहे थे तो क्या उसमें कन्वर्जन प्लस उसका स्पेसिफिक हीट ले रहे थे क्या? हर्ष आपने बोला कि ml लिए थे, कि वो अगर आइस पहले पानी में कन्वर्ट होगा 0 पे, फिर जाके 5 पे बढ़ेगा, तो उसके 2 पार्ट होंगे ना आइस के लिए। मुझे जो समझ में आ रहा है कि आपकी जो 8 में जो क्लियर कट गलती होने वाली है वो यही होने वाली है। ठीक है, कि आपने सोचा कि आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया है, प्लस वाटर भी तो 0 से 5 गया है, कैलोरीमीटर की चिंता नहीं करनी, वो तो है ही। बोले बच्चों क्लियर है क्या? जब देखो श्रेयांश ने सवाल पूछा है जो सबको सुनना चाहिए। श्रेयांश ने बोला है जैसे जब आइस अगर हमेशा होगा तो क्या फेस चेंज करेंगे? नहीं श्रेयांश, आइस 0 डिग्री पे होगा तब फेस चेंज करेंगे खाली। अगर आइस मान लो -5 पे होता तो पहले -5 से 0 पे लेके आते हैं, फिर चेंज करते हैं। बोलिए क्लियर है क्या? बोलिए बच्चों, इज इट क्लियर? अमृता ने एक सवाल पूछा है, बाकी अगले दिन बाकी डिस्कशन करूंगा। बाकी नेक्स्ट डे आप लोग टाइम ले लो सॉल्व करने के लिए। अब हम खाली क्वेश्चन ही करना है अपने को। अमृता का एक सवाल है, अमृता आपका क्वेश्चन आया नहीं है मुझे। लैटिन हीट तो यूज होगा श्रेयांश। अमृता आपका क्वेश्चन मेरे पास नहीं आया अभी। बच्चों बाकी दिस विल बी द लास्ट। पर्सनल पे भेजो, सही बात है, मैं पर्सनल में ही ढूंढ रहा हूं। आ गया, जस्ट गॉट। हाँ ठीक है, अच्छा ये मैं समझ गया। चलो मैं रिकॉर्डिंग को क्लोज कर रहा हूँ।